नमस्कार दोस्तों टीवी पे रेंगते हुए सभी सरकारी एग्जिट पोल आपने देख लिया और इस एग्जिट पोल की जानकारी हमने 2 दिन पहले ही आपको दे डाली थी और इस बात का खुलेआम जिक्र किया था कि इस एग्जिट पोल के भीतर जो न्यूज चैनल के ऊपर दिखाए जाएंगे उसमें कोई भी न्यूज चैनल अपने एग्जिट पोल के अंदर बहुमत के 272 के जादुई आंकड़े के पीछे भारतीय जनता पार्टी को नहीं रखेगा। हर कोई 272 के ऊपर भारतीय जनता पार्टी को इंडिविजुअल लेवल पर बड़ी पार्टी के तौर पर एग्जिट पोल के अंदर दिखाएगा और ये आंकड़ा 325 या उससे अधिक भी जा सकता है। और यही स्थिति कमोबेश सरकारी एग्जिट पोल के अंदर हर टीवी चैनल पर निकल करके आ गई। और यहीं से एक सवाल शुरू हुआ, क्या सच में ऐसी परिस्थिति इस भारत देश के भीतर है कि यह चुनाव परिणाम 4 जून को नजर आएगा? जी नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसी स्थिति बिल्कुल भी नहीं है। इस भारत देश के सामाजिक आर्थिक राजनीतिक परिस्थितियां हो, इस भारत देश के भीतर में पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे के ऊपर तनाव हो, इस भारत देश के गृह मंत्री अमित शाह जगह जगह अपने सीटों को जुगाड़ के लिए और वोटों के जुगाड़ के लिए हर जगह मैनेज करते हुए इस दौर में दिखाई पड़ रहे हो और ऐसे में आखिरी चरण में उन्होंने राजा भैया को भी मैनेज कर लिया। ये सब कुछ इस दौर में आपने देखा। लेकिन पहले चरण के मतदान से लेकर के 7वें चरण के मतदान की परिस्थितियों के बीच जो कुछ भी इस भारत देश के तमाम राज्यों की जो वोटिंग पैटर्न है, उस चीज को जब आप समझेंगे, उस दौर में जो जानकारी निकल करके बाहर आई, उसमें एक बात हर राज्य दर राज्य जो बात साफ क्लियर नजर आती है कि इस भारत देश के भीतर में 272 के जादुई आंकड़े को अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी पार करती है या फिर ऐसी स्थिति में बिल्कुल भी नहीं है। तो तमाम न्यूज चैनल सरकारी एग्जिट पोल के जरिए जब टीवी चैनल पर हर किसी ने दिखाया और पिछली बार भी तो यही दिखाया गया था, तो फिर ऐसे में पिछली बार क्या सच में ऐसा तनाव सरकार के साथ जुड़ा हुआ था? जो परसेप्शन 2019 के लोकसभा चुनाव में था, क्या इस दौर में था? अगला एक सवाल कोई भी कर सकता है, तो फिर इसको टीवी चैनलों पर दिखाने की, सरकारी एग्जिट पोल को दिखाने की जरूरत क्यों पड़ी? इसको बड़ी बड़ी वजह होती है। इसकी वजह शायद इस भारत देश को एक बाजार में तब्दील करते हुए देखी जा सकती है। सोमवार को मार्केट खुलेगा, करोड़ों के बारे न्यारे शेयर बाजार में होंगे, फिर मंगलवार को चुनाव का परिणाम आएगा। कुछ भी वजह हो सकती है, आप जिस हिसाब से देखिए उस हिसाब से आप सोच लीजिए, क्योंकि हम जिस एग्जिट पोल को आपके सामने बताने जा रहे हैं उसके भीतर का सच मौजूदा सरकार से जुड़ा हुआ है। वही सरकार जो इस भारत देश के भीतर जब इंजेक्शन लगाती है तो खुल करके कहती है इससे जीवन दान मिलेगा और अपनी तस्वीर को भी उसके साथ चस्पा कर देती है, और बाद में इंजेक्शन बनाने वाली कंपनी से वो पॉलिटिकल फंड यानी चंदा वो भी ले लेती है। बाद में वही कंपनी ने कह दिया हमने तो जहर बेच दिया, उसके बाद सरकार अपनी तस्वीर को हटा देती है। कब क्या कैसे किस रूप में हो जाएगा इस देश में ये कोई नहीं जानता है। तो यानी ये सरकारी एग्जिट पोल से हट करके आज एक नई परिस्थिति को समझने की प्रयास कीजिए, क्योंकि कर्नाटक के भीतर अगर बात करें तो राजस्थान के भीतर, कर्नाटक के भीतर, महाराष्ट्र के भीतर, उत्तर प्रदेश के भीतर और बिहार के भीतर, इन तमाम 5-6 राज्यों में जो राजनीतिक उथल पुथल जमीन के ऊपर दिखाई पड़ी है उसने आंकड़ों के लिहाज से भारतीय जनता पार्टी के गले की फांस बन चली है। सियासी तौर पर भारतीय जनता पार्टी सत्ता तक पहुंचेगी या फिर नहीं पहुंचेगी ये तो आप 4 जून को चुनाव परिणाम आने पे जान जाएंगे। लेकिन एग्जिट पोल के जरिए एक बात तो साफ तौर पे दिखाई पड़ रही है कि दरअसल अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दोबारा या तिबारा इस बार जब देश का प्रधानमंत्री बनेंगे तो वह उस मजबूती के साथ बिल्कुल भी नहीं बनेंगे जिस मजबूती के साथ 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव में जीत कर आए थे। यानी उनकी डोर कहीं और होगी। यानी उस डोर का मतलब साफ है कि इस सत्ता के साथ जो सत्ता सरकार में आ रही है उसके जरिए आने वाले समय में किसे क्या का काम करवाने हैं ये सब कुछ आपको नजर बहुत जल्दी आने लगेगा इस तीसरे टर्म के तौर पर। लेकिन ये एग्जिट पोल क्या सच में भारतीय जनता पार्टी को कितनी सीट दिलवाता है? और इस एग्जिट पोल के भीतर जिन 5-6 राज्यों का नाम लिया, वहां पर क्या कुछ इस होने वाला है? इस बात का बात ना करें, लेकिन आज लगता है कि सीटों के आश्रय हर कदम का आगे बढ़ाते जाए। सबसे ज्यादा घाटा अपने अपने टर्म में, यानी देखिए कर्नाटक में सबसे बड़ा झटका लगने वाला है बीजेपी को, उत्तर प्रदेश और बिहार में झटका लगने वाला है, राजस्थान के भीतर झटका लगने वाला है। और ये 4 राज्य तो खास तौर पर बहुत साफ तौर पे, अगर राजस्थान से बात
शुरुआत की जाए और ये आपको बोला जाए कि राजस्थान के भीतर 7 सीट तो पक्की है, उसके अलावे 6 सीट ऐसी हैं जहां पर पता नहीं क्या हो जाए। तो उसमें शुरुआत में एक बात आपके मन में आना चाहिए कि जो विश्लेषण करके निकलता है उसमें करीब करीब 70 सीटें फंसी हुई है। उस 70 लोकसभा की सीटों का जिक्र भारतीय जनता पार्टी के हक में सरकारी एग्जिट पोल के भीतर दिया गया है। यानी ये कहे कि भारतीय जनता पार्टी सरकारी एग्जिट पोल में 350 पार है, तो इन 70 सीटों को माइनस कर दीजिएगा तो वो 272 के नीचे खुद ब खुद आ जाएगी। दक्षिण भारत के भीतर पहली बार आहट करती हुई भारतीय जनता पार्टी इस बार दिखाई दे रही है, लेकिन वो सिर्फ वोटों के परसेंटेज के साथ वो केरल में वोटिंग परसेंटेज बढ़ेगा, तमिलनाडु में वोटिंग परसेंटेज बढ़ेगा, आंध्र प्रदेश में वोटिंग परसेंटेज बढ़ेगा, लेकिन सीटें मिल पाए ये काफी मुश्किल सवाल है। इस दौर में एक सवाल और है कि सारे राज्यों की चर्चा करें उससे पहले एक बात और कि दरअसल इस इलेक्शन इन छोटे छोटे छत्रकों के लिए मुश्किल घड़ी है। इन छत्रकों की राजनीति की खत्म होने की शुरुआत दरअसल 2024 की चुनाव से शुरुआत होगी, इस बात से इनकार कोई नहीं कर सकता। अगर आप जम्मू कश्मीर से देखें तो महबूबा मुफ्ती के लिए सबसे मुश्किल, उसके बाद वहां से चल करके आगे जब बढ़ेंगे या जब बिहार आ जाएंगे तो बिहार में नीतीश कुमार के लिए सच में बहुत मुश्किल होगा। जब उसके बाद की परिस्थिति को आप टटोलना शुरू करेंगे तो जो महाराष्ट्र के भीतर बैठे हुए एकनाथ शिंदे हों या फिर अजित पवार हो, उसको तो छोड़ ही दीजिए, वह छत्रक जो राज्य की गद्दी संभाले हो उसमें खास तौर पर ममता बनर्जी, नवीन पटनायक, जगन रेड्डी साहब और आंध्र प्रदेश के गद्दी पे वहां चंद्रशेखर राव, इन चारों नेताओं की राजनीति पर 2024 का लोकसभा चुनाव परिणाम ग्रहण के तौर पर है और आने वाले समय में इन सबों के सामने राजनीतिक मुश्किलें आने वाली है। बिहार में तेजस्वी और उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव की राजनीतिक जमीन मजबूत रहेगा। उन्होंने जिस रास्ते को हिंदी पट्टी के क्षेत्रों में पकड़ा ये बहुत बड़ी बात है, लेकिन कांग्रेस के लिए चेतावनी बहुत साफ तौर पर है कि दक्षिण के आसरे जिस हिसाब से राहुल गांधी आगे चलते हैं उसमें उनके लिए मुश्किल सबब वहां पर भारतीय जनता पार्टी के वोट बैंक का बढ़ना है और वहां सेंध अगर लगने लगेगी या फिर वो सामने खड़ी हो जाएगी तो फिर समझना पड़ेगा कि उत्तर भारत को या हिंदी पट्टी क्षेत्रों के कांग्रेस या फिर राहुल गांधी नेगलेक्ट नहीं कर सकते हैं। अब इस सिलसिले के ऊपर राजस्थान से बात करना शुरू करते हैं। बाड़मेर, जैसलमेर, झुंझुनू, चूरू, करौली, धौलपुर, दौसा, डोंगसवाई, माधेपुर और नागौर की सीट जो कि हनुमान बेलीवाल लड़ रहे थे, इन तमाम जगहों के ऊपर कांग्रेस की जीत करीब करीब पक्की है। जो बाकी के 6 सीट जिसका बात कर रहे हैं जो अटकी हुई है वो भरतपुर है, भिलवाड़ा है, ओटोंक है, अजमेर है, जोधपुर है, उदयपुर है। इन जगहों के ऊपर चीजें अटकी हुई है, लेकिन 7 सीट पक्की है कांग्रेस की। अगला सवाल होता है कि कर्नाटक का जिक्र बार बार किया जा रहा है कि सत्ता में आने के बाद भी क्या कर्नाटक में डीके शिव कुमार का जादू नहीं चला और वहां पर भारतीय जनता पार्टी अपनी पुरानी जमीन को बचा ले गई? बिल्कुल भी नहीं, ऐसा इस एग्जिट पोल के भीतर बिल्कुल भी नहीं है। बेंगलोर की चारों सीटें, रूरल बेंगलोर, नॉर्थ बेंगलोर, सेंट्रल बेंगलोर, साउथ बेंगलोर, इन तमाम जगहों के ऊपर कांग्रेस कहीं आगे है बीजेपी से। उसके बाद अगर बाकी सीटों की बात करें, क्योंकि बहुत बड़ी बात इस दौर में यह है कि जिन 17 लोकसभा सीटों का नाम ले रहे हैं उसमें से करीब 10 लोकसभा सीटों पर जीत पक्की है कांग्रेस की। बाकी 7 सीटों पर उठा पटक की स्थिति आ सकती है। यह एक टकराव की परिस्थिति है। इसमें बेलगाम, हवेरी, रायचूर, बेल्लारी, कुप्पल, शिवोगा, दवंगिरी, गुलबर्गा, हासन, चित्रदुर्ग, मांड्या, चामराजनगर, कुलान और बेंगलुरु की। यह परिस्थिति कर्नाटक के भीतर की होती है। एक सवाल कोई भी पूछ सकता है कि महाराष्ट्र में क्या होता है। महाराष्ट्र में वाकई इस बार बहुत बड़ा उथल पुथल देखने को मिल सकता है। यकीनी तौर पर महाराष्ट्र एक ऐसे राजनीतिक के तौर पर है जहां पर कांग्रेस को बहुत लाभ, शिवसेना उद्धव ठाकरे को बहुत लाभ और तो और शरद पवार की पार्टी को भी लाभ। ये तीनों लाभ की स्थिति ऐसी बन रही है जहां पर महाराष्ट्र के भीतर ये 30 से 35 लोकसभा सीट जीतने की स्थिति में ये सब, और वहीं दूसरी ओर वो 15 से 18 सीट के बीच में चीजें फंस चुकी है। इसमें से 6 लोकसभा सीट बहुत आमने सामने की सीट है। अगर इसके ऊपर आप अगर साफ तौर पे बात करें तो जो भारतीय जनता पार्टी सीट गंवा रही है महाराष्ट्र में या फिर जो पा रही है उसके दायरे में अगर समझे तो विदर्भ की 3 सीट, मराठवाड़ा की 1 सीट, उत्तर महाराष्ट्र की 1 सीट, मुंबई की 1 सीट, ठाणे कल्याण की 1 सीट, ये भारतीय जनता पार्टी पाने की स्थिति में। इसके आगे बात भारतीय जनता पार्टी की बन नहीं रही है।
इस परिस्थिति को अगर आप समझे, जो भारतीय जनता पार्टी के कमोला, अकोला, गढ़चिरौली, वर्धा, सोलापुर, पुणे, सांगली, अहमदनगर, जलगांव, नासिक, रावेर, नंदुरबार, धौल, बीर, नांदेड़, लातूर और मुंबई के भीतर की जो 6 लोकसभा सीटें, उसमें से केवल पीयूष गोयल है, लेकिन पीयूष गोयल भी फंसे हुए हैं। यानी एकमात्र सीट जो मुंबई के भीतर की पीयूष गोयल के, उस पर भी पीयूष गोयल फंसे हुए हैं। उसके बाद अगर राज्यों के सिलसिले में अगर आगे बढ़ेंगे, जिस बात का जिक्र हो रहा है कि उत्तर प्रदेश और बिहार की सीट, यह दोनों राज्यों के भीतर बहुत बड़ी बात यह है कि आरजेडी और समाजवादी पार्टी दोनों को पिछली बार की तुलना में बहुत लाभ है। 5 सीट पिछली बार समाजवादी पार्टी ने जीती और एक भी सीट आरजेडी ने नहीं जीता था। इस बार आरजेडी पटना की दोनों सीट जीत सकती है, वो पटना साहिब हो या फिर पटना हो, दोनों सीटों के ऊपर इस बार हार मिल सकती है बीजेपी को वहां पर। और उसके अलावा सासाराम की सीट, बांका की सीट, जमुई की सीट, महाराजगंज की सीट, दरभंगा की सीट, जहानाबाद की सीट, पूर्णिया की सीट, औरंगाबाद की सीट, नवादा, समस्तीपुर, उज्जैरपुर, सिवान, कटिहार, सब नाम जो लिए 15 सीटों का नाम लिए है। इसमें कांग्रेस और आरजेडी दोनों की जीत जुड़ी हुई है। और उसके साथ ही बहुत बड़ी बात इस दौर में यह कि जिन 4-5 सीटों के ऊपर टकराव है वो उसी के दायरे में आते हैं। यानी 0 से 10 2 अंकों के आंकड़े में आना, ये स्थिति आरजेडी के साथ है। 2 डिजिट में आरजेडी चुनाव जीत करके आ रहे हैं। पिछली बार समाजवादी पार्टी ने 5 सीट जीती थी, मायावती 10 सीट के साथ थी। इस राजनीति में मायावती का सुपरा साफ, वो 0 पे है और उसका पूरा फायदा समाजवादी पार्टी के पक्ष में गया। कांग्रेस को भी इसका लाभ होगा। उत्तर प्रदेश की राजनीति में बड़ा लाभ या बहुत बड़ा लाभ समाजवादी पार्टी के पक्ष में उत्तर प्रदेश। यह एक ऐसी परिस्थिति है जहां पर टकराने वाली सीट या चुनौती देने वाली सीटों के ऊपर भी अगर समाजवादी पार्टी जीत गई तो भारतीय जनता पार्टी का आंकड़ा 50 उससे भी नीचे आ सकता है। ये बहुत साफ साफ दिख रहा है। आप पूछेंगे कौन सी सीट है? मुजफ्फरनगर की सीट, सहारन की सीट, कैराना की सीट, नगीना की सीट, कन्नौज की सीट, अकबरपुर की सीट, बहराइच, मछली शहर, सुल्तानपुर, अंबेडकर नगर, डुमरियागंज, बस्ती, आजमगढ़, फूलपुर, शास्त्री, बरेली, मथुरा, झांसी, हमीरपुर, रायबरेली, फैजाबाद, फिरोजाबाद, मैनपुरी, अररिया, खगड़िया, झंझारपुर, गाजीपुर, घोसी और एक अमेठी की सीट जो है वह काफी महत्वपूर्ण सीट है। वहां पर स्मृति ईरानी मैडम है और उस सीट पे माना जा रहा है कि स्मृति ईरानी बहुत कम वोटों से, यानी मार्जिन का संकट है वहां पर, लेकिन रायबरेली की सीट राहुल गांधी जीत रहा है। ये बहुत साफ तौर पे मार्जिन हो सकता है बहुत बड़ा ना हो, लेकिन वह 1 लाख के करीब तो कम से कम रहेगा ही। और दूसरी तरफ अगर स्मृति ईरानी जीतती है तो चंद्र हजार में वो बात सिमट करके रह जाएगी, अगर जीतती है तो। लेकिन वो टकराव की स्थिति में है, वह 1 कदम आगे है। यह इसका मतलब ये होता है कि समाजवादी पार्टी यानी अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव, इनकी राजनीति अपने तौर पर मौजूद है बिहार और उत्तर प्रदेश के भीतर। एक बात यहाँ पर और काफी महत्वपूर्ण है इस एग्जिट पोल के भीतर कि हेमंत सोरेन भी जेल में है और केजरीवाल भी जेल में। केजरीवाल बाहर निकल आया और कहा गया कि जेल के भीतर की तस्वीर राजनीतिक तौर पर दिल्ली और पंजाब के भीतर आम आदमी पार्टी को जिता देगी। और दूसरी तरफ अपने तौर पर हेमंत सोरेन के जेल में रहना, आदिवासियों का वोट उनको मिल जाएगा। हुआ कुछ यही है। दरअसल जेल से छूटने के बाद आम आदमी पार्टी को केजरीवाल से फायदा नहीं हुआ, जो फायदा उनको अपनी पत्नी के जरिए चुनाव प्रचार के भीतर हो रहा था, और इसका खामियाजा कहीं ना कहीं दिल्ली और पंजाब पर भी पड़ा है। लेकिन इसमें एक बात और जुड़ता है कि पंजाब के भीतर उतना फायदा आम आदमी पार्टी को नहीं, जो कि एक बहुत बड़े पार्टी के तौर पर निकल सकती थी पंजाब के भीतर, जबकि कांग्रेस ने अपनी जमीन वहां पंजाब में बचा लिया और जो पुरानी 2 सीटें जहां पर भारतीय जनता पार्टी थी उसने भी बचा ली। लेकिन अकालियों के प्रति राय इस दौर में आम आदमी पार्टी को लेकर के बहुत सारे सवाल पंजाब के भीतर। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की एंट्री बताती है कि जो किसानों के आंदोलन और उसके बाद जो आक्रोश था, जिस हरियाणा और पंजाब के जो जिक्र होता था, उस दायरे के भीतर कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के थामने की स्थिति में आकर खड़े हो गए। तो पंजाब और हरियाणा कमोबेश सटे हुए हैं, लेकिन पंजाब के भीतर 8 सीटें जो पिछली बार कांग्रेस जीत गई थी वह अपनी सीटें बरकरार रख रही। जो अकाली दल की सीट थी वहां पर टकराती हुई पहली बार भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी और
कांग्रेस, इन तीनों के बीच में त्रिकोण की स्थिति है उन 2 सीटों के ऊपर, जिसका लाभ अपने तौर पे अगर बात की जाए तो 2 सीटों के ऊपर 2 में से 1 सीट पे कांग्रेस को फायदा हो रहा है और 1 सीट भारतीय जनता पार्टी को लाभ हो रहा है। सवाल उठता है कि अमृतसर का भी एक सवाल होता है, अमृतसर के सीट पर बहुत कड़ा मुकाबला है और भारतीय जनता पार्टी एक पायदान तो आगे होती है, यानी गुरदासपुर होशियारपुर के बाद अमृतसर की सीट वो नजर आती है। लेकिन उससे सटे हुए हरियाणा के अंदर, हरियाणा के भीतर एक समय में सच में ऐसा लग रहा था कि कांग्रेस कमाल कर देगी, लेकिन बात यह 2-3 सीट के आगे बढ़ नहीं पाई। उसके भीतर 1 सीट सिरसा की होती है जहां पर कुमारी शैलेजा है, दूसरी रोहतक की है जहां पर दीपेंद्र हुड्डा है, तीसरी 1 सीट है सोनीपत जहां पर ब्रह्मचारी साहब है। इन 3 सीटों के ऊपर कांग्रेस चुनाव जीत रही है हरियाणा के भीतर। बाकी 7 सीटों में 2 सीट पर टक्कर मानी जा रही है, लेकिन वहां पर जबरदस्त भारतीय जनता पार्टी का मजबूत है। उसके बाद झारखंड के भीतर जिसकी बात कर रहे थे कि हेमंत सोरेन तो जेल में रह गए, इसका फायदा उनको मिला। पिछली बार वो 1 सीट पर जो बात अटकी हुई थी, इस बार कांग्रेस के साथ मिलकर के वो 4 सीटें जीत सकते हैं। उसमें खूंटी, हजारीबाग, लोहरदगा, राजमहल और ये संकट जो है टकराव की परिस्थिति दुमका के भीतर भी होती है, जो सोरेन के परिवार से ही निकल करके ही वहां पर उनके परिवार के कैंडिडेट भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट के तौर पे खड़ी हुई। हरियाणा के 3 सीट जिसका बात कर लिया, सिरसा, रोहतक, सोनीपत। दिल्ली के भीतर चांदनी चौक कांग्रेस जीत रही है। 2 सीट का और सवाल है जहां पर महाबल मिश्रा की मौजूदगी और नई दिल्ली की सीट थी। नई दिल्ली की सीट इसलिए इस दौर में ज्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि वहां पर भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट सुषमा स्वराज की बेटी को खड़ा तो किया गया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के ऑर्गेनाइजेशन उस रूप में वहां पर उनके पक्ष में नजर नहीं आ रहा था जो बातें निकल करके सामने आई। लेकिन इसके बावजूद भी एक बात दिमाग में रखिए कि दिल्ली आखिरी समय में चौंका सकती है। इस चौंकाने का मतलब साफ है कि 3-4 की स्थिति यानी 50-50 की स्थिति जो है इंडिया और एनडीए के बीच यानी भारतीय जनता पार्टी और इंडिया के बीच हो सकती है। ये साफ तौर पर दिल्ली में नजर आता है। तेलंगाना के भीतर जितना लाभ कांग्रेस को हो सकता है उतना नजर नहीं आ रहा, लेकिन उसके बावजूद भी वो कम से कम 7 सीटों के ऊपर जीत रही है। उसमें पेरापल्ली है, जवल्ला सीट है, नागरपुर लूल की सीट है और भी 3-4 सीट है। 3 सीट पर बीजेपी से टक्कर भी है और बीआरएस यानी चंद्रशेखर राव एक हिसाब से उनका सुपरा साफ खुले तौर पे नजर आ रहा। छत्तीसगढ़ में राजनांदगांव और बस्तर का लेकर के जो कहा जा रहा था, ये 2 जगह पर टक्कर जरूर है, लेकिन ये कोई दावा कर नहीं सकता है कि यहाँ पर जीतेगा आखिर में कौन। यानी पुरानी परिस्थिति के भीतर छत्तीसगढ़ के भीतर अपनी स्थिति को भारतीय जनता पार्टी बरकरार रखने की सिचुएशन में है। अब यहाँ पर एक सवाल दक्षिण भारत का खास तौर पे काफी महत्वपूर्ण है कि दक्षिण भारत में खासतौर पे तमिलनाडु में वोट परसेंटेज बढ़ने के साथ क्या सच में सीट नहीं मिलेगी, जिसका जिक्र किया जा रहा है। उसमें रामानाथपुरम की जिक्र किया जा रहा है, उसमें एक और जिक्र हो रहा है 168 सीट का, कि उन सारे सीटों पर क्या भारतीय जनता पार्टी का वोट परसेंटेज बढ़ेगा, लेकिन दक्षिण भारत के भीतर उसकी सीट मिलेगी ऐसा उम्मीद नहीं लग रहा है। लेकिन बहुत बड़ी बात आंध्र प्रदेश की आती है कि जगन रेड्डी 2019 के लोकसभा चुनाव में जिस तूफान के साथ लोकसभा की सारी सीटें जीत गए, विधानसभा में उनकी सत्ता आ गई, इस चुनाव में सच में वहां पे उलट हो सकता है। उलट का मतलब ये है कि चंद्रबाबू नायडू मुख्यमंत्री बन गए। आप देखेंगे कि वहां पर करीब करीब 20 सीटें एनडीए जीत जाएगा, जहां पर से करीब 17 के करीब सीट जो है चंद्रबाबू नायडू जीत जाएं और 3 सीट जो है 6 सीटों पे लड़ी थी भारतीय जनता पार्टी, 3 सीट वह भी जीत जाए क्योंकि चंद्रबाबू नायडू का साथ है। यानी फायदा हो रहा है अगर भारतीय जनता पार्टी को कहीं से, तो वह फायदा जो है आंध्र प्रदेश है, जहां पर सबसे बड़ा फायदा भारतीय जनता पार्टी और एनडीए गठबंधन को है, क्योंकि 17 सीट का एक पूरा एक मुश्त हिस्सा आकर के बीजेपी के साथ आके मिल रहा है। बीजेपी को कहीं फायदा हो रहा है। तो दूसरा स्टेट ओडिशा है। ओडिशा के भीतर भी विधानसभा में भी हो सकता है कि विदाई ना हो जाए कहीं नवीन पटनायक की, और ये परिस्थिति पहली बार नवीन पटनायक के पक्ष में कौन है और नवीन पटनायक को लेकर के जो सवाल बीजेडी के नेताओं के भीतर पांडियन को लेकर के हुए थे, उसका फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिला, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी खुद नरेंद्र मोदी ने पांडियन को खलनायक करार दे दिया और नवीन पटनायक को नायक करार दे दिया। यह वोट की परिस्थिति एक ही झटके में बढ़ती गई और यह संदेश अंदरूनी तौर पर गया कि नवीन पटनायक केवल चेहरा ही है, यानी एक मुखौटे के तौर पे है वहां ओडिशा के अंदर।
पीछे कुछ और चल रहा है। ये संदेश गया ओडिशा के भीतर, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। लेकिन इसके बावजूद भी बीजेडी क्या पूरे तरीके से साफ हो जाएगी, यह एक सवाल अभी मझधार में फंसा हुआ। ममता बनर्जी के साथ जो पुरानी सीटें थी वह उलट पुलट की स्थिति हो सकती है। यह पिछली बार ममता बनर्जी 22 सीट जीती थी, इस बार 22 सीट बीजेपी जीत सकती है। 18 सीट पिछली बार बीजेपी जीती थी, इस बार ममता बनर्जी 18 सीट जीत सकती है। यह परिस्थिति अपने तौर पर पश्चिम बंगाल में नजर आ रही है। अंत में एक सवाल है कि अगर इन तमाम सारी बातों को आप सुन रहे हैं तो उसमें जो इंडिया अलायंस है, इंडिया गठबंधन, उसमें चिराग पासवान एक बेहतरीन नेता के तौर पर बिहार में उभरते हुए नजर आ रहे हैं और नीतीश कुमार का अस्त हो रहा है। बिहार में इंडिया गठबंधन के भीतर सबसे ज्यादा लाभ नीतीश कुमार के सीटों को अपने साथ लेकर के आने से हुआ। एकनाथ शिंदे लापता हो रहे हैं, अजित पवार लापता हो रहे हैं इस चुनाव से, अपना दल 2 सीटों पर ही अटका हुआ है, इस बार भी जीतेगा। जीतन राम मांझी एकमात्र सीट पर जीत रहे हैं, जो कुशवाहा चुनाव हार सकते हैं, उपेंद्र कुशवाहा। चंद्रबाबू नायडू बड़े नायक के तौर पर उभर सकते हैं। और इन परिस्थितियों के भीतर अगर राज्यवार परिस्थिति को अगर समझे और कितने नंबर, कितनी संख्या किसके साथ है, अगर इस परिस्थिति को फाइनल फेज में आकर के आप देखना चाहेंगे तो एक एक राज्य को समझना पड़ेगा। उत्तर प्रदेश के भीतर पिछली बार करीब 62 सीट भारतीय जनता पार्टी ने जीती, इस बार उसका आंकड़ा 50 के ऊपर बढ़ेगा नहीं, कम होगा। महाराष्ट्र में पिछली बार 23 सीट बीजेपी जीती थी, इस बार 9-10 से आगे वो बढ़ेगा नहीं। बिहार में 17 सीट बीजेपी जीती थी, इस बार 10 के ऊपर वो जाने रही है। मध्य प्रदेश के भीतर 28 जीत गई थी, इस बार 28 या 27 सीट। काफी महत्वपूर्ण बात है मध्य प्रदेश कि वहां पे ज्योतिरादित्य सिंधिया की सीट फंसी हुई है। कमलनाथ हो सकता है उनके बेटे जो चुनाव लड़ रहे हैं वो हार जाएं, लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया की पूना की सीट जो है वो फंसी हुई सीट। कर्नाटक के भीतर 25 सीट पिछली बार जीती थी, इस बार वो घट करके 11 हो सकता है। गुजरात की 26 सीट जीत रही है। राजस्थान में पिछली बार 24 सीट जीती थी, इस बार बीजेपी वो 17 सीट जीतने की परिस्थिति में राजस्थान में, लेकिन इन 17 में से 4 सीटें जो है फंसी हुई नजर आती है। ओडिशा में डबल की स्थिति, 8 सीट जीती थी, 16 इस बार हो रही है। तेलंगाना में 4 सीट जीती थी, डबल की स्थिति है, 8 या 9 हो रही है। असम के भीतर 9 सीट जीती थी, वो घट करके 7 हो रही है इस बार। पंजाब में 2 सीट जीती थी, 19 में 2 बरकरार इस बार होने की स्थिति में। हरियाणा में 10 सीट जीत गई थी, 19 में घट के 7 हो रही है। दिल्ली में 60 सीट जीती थी, वो हाल में घट करके 5 हो गई थी, और भी कम हो सकती है इस बार। उत्तराखंड में 5 में से 4, पिछली बार 5 जीती थी, इस बार 1 सीट गंवा रही है। हिमाचल प्रदेश में 1 सीट, शिमला की खासतौर पे वो सीट गंवाने की परिस्थिति में। बंगाल के भीतर 18 से 22 पहुंच रहे। छत्तीसगढ़ के भीतर 9 के 9, झारखंड में 11 से 11 की परिस्थिति में वो आकर खड़ी हो रही। इस पूरे आंकड़े को एक साथ इकट्ठा कर दीजिएगा तो भारतीय जनता पार्टी जो अपनी अगर टकराव की स्थिति को अलग कर दे, जहां पर वो टकरा रही है, तो भारतीय जनता पार्टी 220 के आसपास अपर रेट जो है तमाम टकराने वाली सीटों के ऊपर अगर वो जीत जाती है तो यानी 250 के आसपास भारतीय जनता पार्टी अटकी हुई है। और दूसरी तरफ एनडीए के जो उसके अपने सहयोगी है, इसमें चंद्रबाबू नायडू का कमाल अगर हो जाता है और ना होता है, ये दोनों परिस्थितियों अगर जोड़ दीजिए तो चंद्रबाबू नायडू एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं जो एक मुश्त 15 से 17 लोकसभा सीटों का फायदा एनडीए गठबंधन को दे रहे हैं। बाकी देखते रहिए 4 जून को क्या होगा। तो क्या ऐसे में बीजेपी अपने बहुमत की सरकार बना पाएगी? देखते हैं 4 जून तक। जय हिंद, जय भारत।